देखिए आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री चल रहा है और ये आपका क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने आपको एग्जाम्स पोस्टुलेट एंड जो यूक्लिड्स ने डेफिनेशन दी थी उसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, तो फर्स्ट आपको बोला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो फर्स्ट में तो ये बोल रहा है ओनली वन लाइन। तो इसमें देखिए ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो और उसके बाद गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको रीज़न भी देना है। तो देखिए आप यहाँ पे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ, इसमें ये बोला ओनली वन लाइन, केवल एक लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट से, ये बोल रहा है। ठीक, तो ये मान लीजिए हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया, हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से होते हुए। ठीक, उसके बाद एक लाइन इधर भी तो ड्रॉ हो सकती है, एक लाइन ऐसी भी तो हो सकती है ड्रॉ, एक इधर भी हो सकती है। मीन्स इससे क्या पता चला कि इस पॉइंट से होकर जाने वाली तो लाइनें इनडेफिनेट मतलब आपको इनफाइनाइट होंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके इंट्रोडक्शन में भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी। तो इसी तरह से आप इसको यहाँ पे आप कह सकते हो कि वी कैन नॉट ड्रॉ, इस तरह वी कैन इस तरह से वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स या कह सकते हो इनफाइनाइट लाइन्स फ्रॉम अ सिंगल point. So above statement is wrong या सॉरी इसमें बोला है क्या बोला है फॉल्स एंड ट्रू बताना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से वी कैन ड्रॉ many lines or infinite lines from a single point, so above statement is wrong because this statement says that only one line can pass through a single point. उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट इसमें बोला there are an infinite number of lines which pass through two distinct points. There are an infinite number of lines. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मतलब ड्रॉ कर सकते हो आप किससे, 2 पॉइंट्स से होने वाली लाइंस। मान लीजिए 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, उनसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसा तो होता नहीं, ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट, है ना। ये फॉल्स स्टेटमेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया हुआ है कि 2 पॉइंट से होके जाने वाली एक सिंगल लाइन ही होती है, एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि तो ये देखिए सेकेंड जो स्टेटमेंट है आपका, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये मतलब फॉल्स हो जाएगा आपका। ओके, जैसे सपोज मैं बात करूँ यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट है एक, ये बी पॉइंट है, तो इससे होकर जाने वाली तो सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी, ओनली सिंगल लाइन। और ए पॉइंट सिर्फ दिया होता और इससे हम क्या होता कि अगर ए पॉइंट से हम ड्रॉ करना हो तो इससे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बी से भी सिंगल पॉइंट से, इस तरह से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बट ए और बी दोनों पॉइंट से होने वाली सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी। तो आप इसी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो यहाँ पे रीजन में
इस तरह से कि मार्क 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, फोल्ड द पेपर सो दैट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि ओनली वन लाइन पास थ्रू पॉइंट A एंड B। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट जो आपको गिवन है, थर्ड स्टेटमेंट, इसमें बोला है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब मान लीजिए, अब इसमें देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब किसी भी लाइन को आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो दोनों साइड से, ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका ये स्टेटमेंट, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए सपोज एक लाइन है ए बी, तो इसको आप इधर भी इनडेफिनेटली कितना भी, उसके बाद इधर भी कितनी भी दूरी तक प्रोड्यूस कर सकते हो इसको। तो यही इसमें बोला था स्टेटमेंट में, तो ये ट्रू है आपका स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट की बात करूँ तो इसमें बोला इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। इसके रीजंस को आप जो है अपनी लैंग्वेज में लिखोगे सही रहेगा, तो आप इसको थोड़ा डिफ़ाइन करके बता सकते हो। आप इस तरह बता सकते हो कि जैसे कि आपने एग्जाम्स पढ़ा था, उसमें भी बोला था कि टर्मिनेटेड लाइन को आप पोस्टुलेट में आपने, तो जो पोस्टुलेट आपने पढ़ा था पोस्टुलेट 2, उसमें बोला था अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो ये रीज़न दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 2 वी कैन से दैट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ओके, उसके बाद इसको हम, अच्छा उसके बाद फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं हम। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, देयर रेडियाई आर इक्वल। इफ़ टू सर्कल्स, जैसे सपोज मैं बात करूं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं सर्कल्स, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। देखो ये सर्कल तो तभी इक्वल होंगे जब इनकी रेडियस इक्वल होगी। मान लीजिए इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये दोनों रेडियस इक्वल हैं, तभी तो ये सर्कल इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो ट्रू है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की बात करें। फिफ्थ में बोला है कि इफ़ ए बी, देखिए फिफ्थ में, इन फिगर इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये एक ए बी है, ए बी की लेंथ जो है पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू जो है ये एक्स वाई के इक्वल है। ओके, ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो बोला है कि ए बी एक्स वाई के इक्वल होगी क्या? यस होगी। ओके, ये आपने एग्जाम्स पढ़ा था कि ए अगर बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी के इक्वल होगा। तो यही चीज़ इसमें बोला है कि ए बी जब पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी एक्स वाई के इक्वल तो है ही और पी क्यू के इक्वल है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं समराइज़ करके। तो ये जो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी सही है, ट्रू है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बोला है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ओके, पैरेलल लाइंस को आपको डिफाइन करना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर लाइंस, स्क्वायर क्या होता है, लाइन सेगमेंट, तो इनके बारे में हमें डिफाइन करना है। लेकिन इनको डिफाइन करने से पहले आपको इनसे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होते हैं
उनको पहले डिफ़ाइन करना है। तो इसमें यही बोला है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इनकी जो डेफिनेशन हमें ये इनके बारे में बताना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी, मतलब इनमें जो हमें ज़रूरत होगी जिन टर्म्स की उनको पहले डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन फर्स्ट, टू बी डिफ़ाइन फर्स्ट। व्हाट आर दे, मतलब वो क्या हैं, एंड हाउ माइट यू डिफ़ाइन दैम, कैसे आप उनको डिफ़ाइन करोगे। तो देखिए इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो पहले डिफ़ाइन करने हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें बोला है, देखिए फॉर द डिज़ायर्ड डेफिनेशन वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, मतलब इनको समझने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले देखिए पहला तो है आपका जैसे पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइन, प्लेन, रे और एंगल एंड सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मालूम होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, प्लेन क्या होता है। तो कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं पहले समझाना चाहूँगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट, जैसे पॉइंट की मैं बात करूँ, द स्मॉल डॉट मेड बाई अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट पेपर गिव्स एन आइडिया अबाउट अ पॉइंट। A point has no dimension, it has only a position. A small dot, अगर मैं एक कोई स्मॉल डॉट लगा देता हूँ, मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पे एक डॉट, ये स्मॉल डॉट लगा देता हूँ, तो ये एक पॉइंट को डिनोट करेगा। अ स्मॉल डॉट मेड बाई अ शार्प पेंसिल, तो यही बोला है कि एक शार्प पेंसिल से हमने एक डॉट लगाया ऑन अ शीट पेपर, गिव्स एन आइडिया, वो हमें एक आइडिया देगा एक पॉइंट के रूप में, वो एक पॉइंट के रूप में होगा। अब पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, तो पॉइंट होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और उसकी सिर्फ एक पोजीशन होती है, ना तो उसकी ब्रेथ होती है, ना तो लेंथ होती है, ना तो हाइट होती है, कुछ नहीं, मतलब कोई डायमेंशन उसकी नहीं होती है, बट एक पोजीशन होती है उसकी कि मान लीजिए यहाँ पॉइंट हमने किया तो इस पोजीशन पे है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट के बारे में। तो आपको सिंपल यही लिखना था, अ स्मॉल डॉट मेड बाई अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट पेपर गिव्स एन आइडिया अबाउट अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इट हैज़ ओनली अ पोजीशन। देन सेकेंड लाइन पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका लाइन के बारे में आपको बताता हूँ। तो लाइन में देखिए क्या आपको लाइन से हमें क्या पता चलता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये लाइन है, ये सिंपल मैं आपको बना दूं, ये एक लाइन है, ओके। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अ लाइन इज़ दैट इट शुड बी स्ट्रेट, मतलब ये स्ट्रेट होगी, एंड दैट इट शुड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, मतलब इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी एंड से, दोनों एंड से, ये मतलब इधर भी ये बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। तो लाइन के बारे में आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अ लाइन इज़ दैट इट शुड बी स्ट्रेट एंड दैट इट शुड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, ओके। देन सी पॉइंट, इसकी बात करूँ तो ये प्लेन के बारे में है। तो द सरफेस ऑफ अ स्मूथ बॉल, द सरफेस, देखिए द सरफेस ऑफ अ स्मूथ बॉल और अ सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आर क्लोज एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लेन। ठीक, द सरफेस ऑफ अ स्मूथ बॉल, जैसे सपोज मैं एक प्लेन पेपर की बात करूँ, द सरफेस ऑफ अ स्मूथ बॉल और द सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आर क्लोज एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेन। मतलब एक आप प्लेन शीट ले लीजिए, वो एक प्लेन का एक एग्जांपल है, क्लोज एग्जांपल आप कह सकते हो। या बॉल, आप दीवार को देखो वो भी एक प्लेन सरफेस है, आप फर्श को देखोगे तो वो भी एक प्लेन सरफेस है। तो ये सब उसी के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए रे के बारे में, अ पार्ट ऑफ अ लाइन एल, अ पार्ट ऑफ अ लाइन एल विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट ए एंड कंटेन्स द पॉइंट बी इज कॉल्ड अ रे ए बी। जैसे सपोज रे की बात करें तो मान लीजिए कि
विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट ए एंड कंटेंस द पॉइंट बी। मान लीजिए सपोज ए है, ए बी एक रे है, तो देखिए इसको अब ये एक लाइन का ही पार्ट होता है विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। इसमें क्या होता है, एक ही आपका ये एंड पॉइंट होगा एंड ओनली वन एंड पॉइंट। अगर हम इसमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए लिखा होना चाहिए, यहाँ बी लिखा होना चाहिए। यहाँ पे ए देखिए एंड पॉइंट है यहाँ पे, एंड कंटेंस द पॉइंट बी इज कॉल्ड रे ए बी। एक तरफ आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ एंड पॉइंट होगा, तो इसमें यही बोला है कि रे में सिर्फ एक तरफ एंड पॉइंट होता है और एक तरफ ये इस तरह से होती है। तो अब पार्ट ऑफ अ लाइन एल विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट ए एंड कंटेंस द पॉइंट बी कॉल्ड रे ए बी। तो इस तरीके से होती है रे। एंगल की बात करें, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। टू द मतलब द यूनियन ऑफ टू कोलिनियर रेज। मान लीजिए सपोज मैं बात करूं इस तरह से, एक रे आपकी इस तरीके से और एक ये है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों के यूनियन से जो ये वैल्यू हम यहाँ पे ये इमेज निकल के आती है, यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक एंगल को डिनोट करेगी। द यूनियन ऑफ टू कोलिनियर रेज, एक रेज ये है, एक रेज ये है, विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड अ एंगल। ओके, उसके बाद सर्कल। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स in a plane whose distance from a fixed point remains constant. The fixed point is called the center of the circle. अब मान लीजिए सपोज मैं यहाँ से एक पॉइंट ये ओ ले लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये है, ये मतलब डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ भी एक पॉइंट ले लिया तो यहाँ से ये भी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल है। इन पॉइंट्स को हमने मिलाया, इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये एक सर्कल को शो करेंगे, और ये जो फिक्स पॉइंट होगा ये सेंटर होगा। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant. The fixed point is called the center of the circle. Okay. ये तो सर्कल के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल 4 लाइंस से घिरा हुआ एरिया होता है, क्लोज्ड एरिया आप कह सकते हो। अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइंस, मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल से हमें सिर्फ यही पता चलता है कि 4 लाइन से क्लोज्ड एरिया जो सरफेस होगा, क्लोज्ड फिगर, ये आप क्वाड्रिलेटरल होता है। ये इसको अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इस तरह से नहीं कह सकते, वो इसी के टाइप हैं। तो क्वाड्रिलेटरल वो भी क्वाड्रिलेटरल हैं, बट जो है उसमें कुछ कंडीशन होती हैं उन सब में। तो क्वाड्रिलेटरल नेम से हमें क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल मीन्स साइड। 4 साइड मतलब 4 साइड से चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया जो होगा आपका, 4 लाइन से घिरा हुआ एरिया जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होता है। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद देखिए ये जो बेसिक पॉइंट्स थे ये हमने जाने, क्योंकि हमें जो इसमें 5 पार्ट्स गिवन हैं उनको समझने के लिए ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए थी। अब इसके बाद देखिए हम पैरेलल लाइंस के बारे में बताते हैं। तो पैरेलल लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए इस तरह से। देखिए इनका इसमें यूज़ भी इन्हीं का होगा, इन पॉइंट्स का, इन चीज़ों का। देखिए 2 लाइंस आर, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। पैरेलल कब कहीं जाएंगी? ये मान लीजिए एक L1 लाइन है, एक L2 है, ये दोनों लाइंस कब पैरेलल होंगी? कब? दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। एक तो ये पहली कंडीशन की इंटरसेक्ट नहीं कर रही हूँ, ओके। दे मतलब इंटरसेक्ट का मतलब इन दोनों के बीच जो गैप होगा ये इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में गैप 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का। मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर को प्लेनर, और एक ही प्लेन में होनी चाहिए।
दोनों लाइनें। इन फिगर द टू लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन बता दी पैरेलल लाइंस की कि कब जो आपकी दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, तो इसके बारे में बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में देखते हैं। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस PQ एंड RS lying the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle. We can write as PQ is perpendicular to RS. जो परपेंडिकुलर लाइंस कब होंगी, जब जैसे सपोज है कि ये RS लाइन है, एक PQ है, ये दोनों जो है लाइन जब 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, तो उस केस में कह सकते हैं कि RS इज परपेंडिकुलर टू PQ। टू लाइन्स PQ एंड RS लाइंग द सेम प्लेन। पहली कंडीशन तो ये आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे आर फॉर्म, मतलब एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन सेगमेंट के बारे में। तो लाइन सेगमेंट में देखिए अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट। लाइन सेगमेंट देखिए क्या है कि कोई भी लाइन है उसमें में से एक आप पार्ट सेपरेट कर लीजिए, कट कर लीजिए। जैसे सपोज़ मैं बात करूं, ये लाइन है, ये लाइन आपकी जा रही है L, ठीक, इसमें से मैंने ये पार्ट AB अलग कर लिया, ये AB है, तो इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं, मतलब लाइन का ही हिस्सा होता है ये। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन व्हेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से A and B on a line are given, then the part of this line with end points A and B is called the line segment. It is named as AB. AB and BA denote the same line segment. मतलब AB और BA जो होंगे वो आपके लाइन, चाहे आप इधर से पढ़ो या इस साइड से पढ़ो, तो ये लाइन सेगमेंट को ही शो कर रहे हैं। और इसको डिनोट करने के लिए आप इस तरह से AB, इस तरह से, ये आपका लाइन सेगमेंट को शो करेगा, इस तरह लिख सकते हो। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन व्हेन टू डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब A एंड B, मतलब एक इधर होगा एक इधर, से A एंड B कह सकते हो, ऑन अ लाइन आर गिवन, देन द पार्ट्स ऑफ दिस लाइन विथ एंड्स पॉइंट्स A एंड B इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। इट इज़, और इसको जो है इस लाइन सेगमेंट को इनडेफिनेटली आप बढ़ा सकते हो, इसको दोनों साइड से, बोथ साइड से, इधर से भी और इस साइड से भी। ओके, अब इसके बाद देखिए रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। तो द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। OP इज द रेडियस। अब सर्कल के बारे में हमने पढ़ा था कि एक फिक्स पॉइंट है, वहाँ से कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए ये एक O पॉइंट है और यहाँ से ये की पॉइंट, ये सब इस फिक्स पॉइंट से इक्वल हैं, और जब इनको ज्वाइन करोगे तो हमें सर्कल मिलेगा। तो अब रेडियस के बारे में देखें तो द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, इस सेंटर से जो ये डिस्टेंस है वो सेंटर टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। OP इज द, मतलब ये फिक्स्ड जो डिस्टेंस होती है, कांस्टेंट वैल्यू, ये आप चाहे आप इसको OP देखो, चाहे आप यहाँ पे कोई पॉइंट आप ले लो, यहाँ पे मान लीजिए एक R पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हम S ले लेते हैं, तो ये जितनी भी डिस्टेंस होंगी ये इक्वल होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OR। तो ये सब रेडियस को डिनोट करेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। OP इज रेडियस। नेक्स्ट इसके बाद स्क्वायर के बारे में देखिए बात करते हैं। स्क्वायर आपने पहले भी पढ़ा होगा। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो भी ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक। और ये जो एंगल हैं ये 90 डिग्री होने चाहिए, तभी हम स्क्वायर कह सकते हैं। तो देखिए इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो स्क्वायर होता है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल, अ क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्वाड्रिलेटर, ये 4 क्वाड्रिलेटर क्यों कहा गया, क्योंकि 4 साइड से घिरा हुआ एरिया है, इसलिए अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड 4 साइड्स आर
equal is called a square. ABCD is a square of a circle. ओके तो ये स्क्वायर को डिनोट करेगा और स्क्वायर के लिए कंडीशन है आपकी कि 90 डिग्री होने चाहिए सभी एंगल, इंटीरियर एंगल, और साइड्स इक्वल होनी चाहिए. ओके तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपका था, ये कंप्लीट हो गया है. इसके बाद देखिए हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोला है कंसीडर टू पोस्टुलेट. कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मतलब जो फर्स्ट आपका इसमें बोला है, फर्स्ट पॉइंट गिवन है, टू पोस्टुलेट आपको दिए हुए हैं. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B. तो मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है, ये गिवन है A, और एक ये B पॉइंट है. अब इनके बीच में कहीं C लाई कर रहा है, इन बिटवीन ये given any two point distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. ठीक है, हमने ये फर्स्ट सिचुएशन में कर दिया. उसके बाद सेकंड बोला है there exist at least 3 points that are not on the same line. कम से कम 3 पॉइंट आप कंसीडर कीजिए जो एक लाइन पे नहीं है. मान लीजिए कि एक पॉइंट है ये, सपोज मान लीजिए A है, एक B पॉइंट है, और ये एक लाइन होके जानी चाहिए थी, लेकिन जो है एक थर्ड पॉइंट है वो इधर कहीं लाई कर रहा है. इसको हम D मान लेते हैं. D एक पॉइंट है, थर्ड ये अलग लाई कर रहा है. तो यही बोला है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. उस लाइन पर नहीं है वो तीनों पॉइंट. डू दीज पोस्टुलेट. अब इसमें ये दोनों आपको पोस्टुलेट दिए हुए कंडीशन दे रखी हैं. अब इसमें बोला है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. इसमें बोला है कि यार ये जो पोस्टुलेट आपको गिवन है, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म भी गिवन है? तो हम बोलेंगे यस, हियर देयर आर सम अनडिफाइंड टर्म्स विच आर एज पॉइंट, लाइन, एक्सेट्रा. इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे गिवन है. जैसे पॉइंट नहीं आपको डिफाइन किया गया, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, ये बोला है. लाइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई ज़्यादा. तो पॉइंट्स और लाइन इस तरह की ये चीज़ें जो हैं ये अनडिफाइंड टर्म हैं. तो आप इसके बारे में लिख सकते हो. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. यस, पॉइंट्स एंड लाइन आर सम टर्म्स विच आर अनडिफाइंड. उसके बाद आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट. मतलब ये पोस्टुलेट जो है वो कंसिस्टेंट हैं. यस, कंसिस्टेंट का मतलब है कोई लॉजिक रखते हैं ये पोस्टुलेट जो आपको गिवन है, ये दोनों फर्स्ट सेकेंड. यस, दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन. कि बिकॉज ये जो है दोनों क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट सिचुएशन में डील कर रहे हैं. मतलब हमें इनके बारे में डिफरेंट सिचुएशन पता चल रही हैं. अब उसके बाद अब क्या सिचुएशन पता चल रही है, ये इज दैट गिवन 2 पॉइंट्स A and B, देयर इज अ पॉइंट C लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम. बोला है A और B के बीच में एक C पॉइंट है जो लाई कर रहा है. ये फर्स्ट तो पोस्टुलेट ये बता रहा है. सेकेंड सेज दैट गिवन A and B वी कैन टेक C. आप C यहाँ ले लीजिए. C क्वेश्चन में भी बोला है टेक C नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू A and B. तो सेकेंड में तो यही बोला था, जो बोला था उसी तरह से हमने इसको लिख दिया है. दीज पोस्टुलेट, अब इसमें बोला डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट. दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सम stated as given two distinct points. Distinct मतलब different points. There is a unique line. ये मतलब unique line that passes through them. ये पास हो रहे हैं, एक यूनिक लाइन पास हो रही है. ये एक एग्जाम आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग है ये. तो 2 distinct points, there is a unique line that passes through them. मतलब 2 पॉइंट्स कम से कम एटलीस्ट आपको चाहिए.
मतलब बोला है दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सम स्टेटेड एज गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ओके, तो यहाँ से हमें यही पता, अब इन्होंने बोला था एक्सप्लेन कीजिए, तो हमने इस तरह से उसको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम और इसके बारे में पोस्टुलेट के बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, तो आप वहाँ से और डिटेल में पता कर सकते हो किस तरीके से मैंने उसको कराया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ में ये बोला है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. तो जैसा क्वेश्चन बोला उसी तरह से हम लिख लेते हैं। तो इसमें बोला अ पॉइंट C lies between two points A and B. तो पॉइंट हम इस तरह से, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, यहाँ पे कहीं C पॉइंट है। ओके, तो जैसा क्वेश्चन बोला उस तरह से हमने कर लिया, और इस तरह से करना है सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। ओके, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो गिवन है उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले वी हैव अ पॉइंट सी lying between two points, lying between two points A and B such that AC is equal to BC। ओके, उसके बाद लिख सकते हैं एडिंग AC on both side, इसमें हम AC ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। ये देखिए AC प्लस AC क्या हो जाएगा, ये 2AC, BC प्लस AC इसको हम लिख सकते हैं AB, देन AC इज इक्वल टू हाफ AB। ये देखिए हो गया प्रूफ। ठीक, और आप इस तरह साइड में लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने BC प्लस AC इज इक्वल टू AB लिखा है, तो AC प्लस BC कोइंसाइड विथ AB, ये रीज़न। तो इस तरह से देखिए आपका ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, इन क्वेश्चन 4, फिफ्थ में बोला है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन 4 में तो हमने ये प्रूव किया था कि AB का जो मिड पॉइंट है C, वो मतलब उसमें ऑलरेडी बोल रखा था। अब उसके बाद इसमें ये बोला है कि जो है एक ही क्या मिड पॉइंट होता है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं AB, और एक पॉइंट यहाँ पे C है, और दूसरा हम एक मिड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो हम इसको ले लेते हैं। मान लीजिए एक डीप मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ पॉसिबल लेट D be another मिड पॉइंट, D be आप लिख सकते हो another मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये AB का मिड पॉइंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DB। इस तरह लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू DB। तो अब देखिए यहाँ पे बट इट इज गिवन दैट C is the midpoint of AB। ओके,
तो पहली कंडीशन तो हमने ये निकाल दी। अब दूसरी कंडीशन में भी हमें ये मालूम है कि सी भी मिड पॉइंट है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये दूसरी कंडीशन। अब उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, we get AC minus AD is equal to CB minus DB, यही तो करना पड़ेगा। 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो AC माइनस AD, CB माइनस DB। तो AC माइनस AD आप देखिए, AC ये है और AD ये रहा, तो क्या बचा DC। अब यहाँ पे देखिए CB ये है माइनस DB, DB में से CB माइनस मतलब CB में से DB माइनस होगा तो माइनस का बचेगा DC, माइनस का DC बचा, ये इधर आके तो प्लस का DC हो गया, इज इक्वल टू 0, देन 2DC इज इक्वल टू 0, देन DC इज इक्वल टू 0/2, देन DC इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से क्या पता चला, DC की वैल्यू मतलब 0 आई, तो इसका मतलब C और D एक ही पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं C एंड D coincide, ओके। thus every line segment has one and only one mid point, ओके। तो ये देखिए 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद देखिए हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन में 6 में बोला है इन फिगर इफ़ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD आपको प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि AC को हम लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हो जाएगा, और BD को लिख सकते हैं CD प्लस BC, तो BC से BC कैंसिल हो गया, देन AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD आ गया क्योंकि BC तो कॉमन है। चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, ये आप फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए और ये गिवन है आपको। तो हम ये भी लिख सकते हैं फिगर से देख के कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, ओके, ये सेकेंड कंडीशन मान लीजिए। उसके बाद अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रीजन हमें देना पड़ेगा पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C, ओके। इसी तरह से देखिए हम BD इज इक्वल टू लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, पॉइंट C लाइज बिटवीन B एंड D, ओके, पॉइंट C लाइज बिटवीन B एंड D। तो ये तो आपकी थर्ड कंडीशन है। अब क्या करें, AC और BD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, AC की यहाँ पे, BD की यहाँ पे। फ्रॉम 1 क्वेश्चन 1 AC इज इक्वल टू BD आपको गिवन है, AC की जगह हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, देन BD की जगह BC प्लस CD, ओके। अब यहाँ पे देखिए BC और यहाँ BC ये कैंसिल हो जाएगा, देन AB इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा CD, AB इज इक्वल टू CD बचेगा, ओके। यही हमको निकालना था, प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है वाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम्स कंसीडर्ड आ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th postulate, ओके।
तो एग्जाम 5 की अगर हम बात करें तो एग्जाम 5 आपका क्या कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, होल जो होगा वो एक पार्ट होगा। जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, दिल्ली इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, बट इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिल्ली। ओके, और इसमें पोस्टुलेट 5 की भी बात की है, तो फिफ्थ पोस्टुलेट में तो आपका वो एंगल वाला है, लाइन मीट करती हैं। तो देखिए एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम्स इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग। ये ट्रू होगा किसी भी चीज़ के लिए, एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो एक यूनिवर्स का ही पार्ट है, मतलब होल जो होगा वो ग्रेटर होगा, मतलब यूनिवर्स बड़ा होगा और हम सब जो भी हैं ये सब एक पार्ट हैं किसके, यूनिवर्स के। तो इसीलिए सिंपल आपको यही लिख देना है, एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, इन एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट हो गया। और ये एक्सरसाइज आपकी 5.1 ये भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ मूव करेंगे।